गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया ओवरऑल एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव मेथड के रिलेशन में आपने डिस्कस किया कि टाइम प्लेस एंड पर्सन के रिगार्डिंग डिजीज़ का जो स्प्रेड का लेवल है वो कैसा है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, या अपन ने बात की कि उसका इंसिडेंस रेट क्या है या प्रिविलेंस रेट क्या है। अपन उसी के बेसिस पे नेक्स्ट बात करते हैं। अपना नेक्स्ट मेथड है एनालिटिकल मेथड। ऑब्जर्वेशन स्टडी आप कर रहे हैं, अब उसके अंदर सेकंड मेथड है अपना एनालिटिकल मेथड। इसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, जो भी अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, मीन्स जो भी डिजीज़ वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है, उस स्प्रेड होने वाली डिजीज़ का मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, या उस डिजीज़ का स्प्रेड होने का लेवल क्या क्या है। ठीक है, तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल मेथड इज़ कंसर्न विद द सर्चिंग फॉर द अंडरलाइंग कॉजेज। सर्चिंग यानी खोजना। ठीक है, अपन अलग अलग कॉजेज़ को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में जैसे अपन देख रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आप गए हैं डीएमएस सर्वे के लिए और आपने डोर टू डोर सर्वे किया, हर कम्युनिटी एरिया में आप गए और किस सभी कम्युनिटी मेंबर्स को आपने डील किया, तो आपको पता लगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का इंसिडेंस रेट ज़्यादा आ रहा है, मीन्स न्यू केसेज वहाँ पर ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो आपका सबसे सीधा सीधा जो हाइपोथेसिस जो बनेगा, क्लू जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, चाहे वो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, या अभी लेटेस्ट अपन बात करें तो कोरोना हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में उसके इंसिडेंस रेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी सर्चिंग करना। सर्चिंग करना क्या है, एनालिसिस, एनालिटिक मेथड। अंडरलाइंग कॉजेज, जो भी उसके आधारभूत कॉजेज़ हैं, मीन्स जो भी उस डिजीज़ेज जो है इसके द्वारा फैलती है, तो वो कॉजेज़ के बारे में आपको क्या करना है, सर्च करना है। नेक्स्ट, द मेन पर्पज आर टू अनकवर द सोर्स एंड मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। अनकवर मीन्स खोजना, ठीक है, या खोज द सोर्स। एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उसका एक्चुअल कोज क्या है। मीन्स वहाँ पर डेंगू हो रहा है तो एडिस एजिप्टाई है, वेक्टर जो है वो आपका उसको ज़्यादा फैला रहा है, फीमेल एनोफिलीज है तो वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, मलेरिया है। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके द्वारा वो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, उसको आप अनकवर करेंगे, खोजेंगे। और मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ क्या क्या है, मीन्स एपिडेमिक है, एंडेमिक है, या पेंडेमिक लेवल पे है। मीन्स वो कोई सी भी डिजीज़ है, उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ का वहाँ पर इंसिडेंस रेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है या प्रिविलेंस रेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल अपन बात करें तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में कितने उस डिजीज़ से अफेक्टेड पर्सन की संख्या है। ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, खोज करेंगे, सर्च करेंगे। इट इज़ डिटरमाइन द मल्टीपल फैक्टर्स दैट ब्राउट द डिजीज़। ये मेथड जो है स्पेशली डिटरमाइन करता है, निर्धारण करता है, निर्धारित करता है, मीन्स एक आइडेंटिफाई करता है द मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स मीन्स डिजीज़ से रिलेशन में अपन बात करें जैसे एजेंट है, होस्ट है, एनवायरनमेंट है, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आपने डिस्कस किए हैं जिसके द्वारा डिजीज़ वहाँ पर स्प्रेड होती है या डिजीज़ जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे कुछ मल्टीपल फैक्टर्स आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। दैट ब्राउट मीन्स जिसके कारण, ब्राउट यानी रीज़न, जिसके कारण क्या हुआ है, डिजीज़ यहाँ पर स्प्रेड हुई है, ब्राउट द डिजीज़। ओवरऑल अपन डिटरमाइन करेंगे कोजेज सोर्सेज के बारे में, जिस मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में जिसके कारण क्या है, डिजीज़ स्प्रेड हुई है, ठीक है, या जिसके कारण डिजीज़ पैदा हो रही है। सच एज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको लास्ट क्लास डिस्कस करवा चुका हूँ कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है। इस ट्राइड के रिगार्डिंग ही आपकी डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप देख चुके हैं कि कैसे एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट जो है, इन तीनों का एक इक्विलिब्रियम होता है, तब तक हेल्थ जो है पॉजिटिव होती है। और एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपन बात करें तो इन तीनों के अंदर, इन तीनों मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आता है या मिस इक्विलिब्रियम होता है तो उसकी वजह से, डिसइक्विलिब्रियम की वजह से डिजीज़ जो है प्रोड्यूस होती है या पर्सन जो है वो नेगेटिव हेल्थ के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें डाटा डेराइव्ड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टडी।
often provide clue and finding about the problem that lead on investigation to make guess and formulate hypotheses for further studies. These hypotheses are tested by एनालिटिकल मेथड। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक स्टैटिकल व्यू लेते हैं, है ना। स्टैटिक जैसे आपने स्टैटिक्स के बारे में सुना होगा कि एक पर्टिकुलर जो भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी एरिया के अंदर जितने पर्सन्स लाइव हैं उसमें से कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनको डिजीज़ हुई है, तो उन डिजीज़ के बेसिस पे अपन रेट, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिस पे स्टैटिकल व्यू उनका प्रोवाइड करते हैं कि कितने परसेंट पर्सन जो हैं जो अफेक्टेड हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने रेशियो जो है वो कितना उनका रेशियो है कि नॉर्मल पॉजिटिव हेल्थ के साथ है या नेगेटिव हेल्थ के साथ है। ये सारा कुछ स्टैटिकल व्यू आप कहाँ से लेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी से लेंगे। वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको क्या करेगी, एक क्लू प्रोवाइड करेगी, मीन्स ओवरऑल डेटा प्रोवाइड करेगी। जैसे मैं आपको समझा रहा था, लास्ट क्लास भी आपने डिस्कस किया था कि कोई भी कम्युनिटी एरिया में आप सर्वे के लिए गए हैं, आपको नहीं पता है कि उस एरिया में पूरा जियोग्राफिकल एरिया कितना है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है और कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है, या लेटेस्ट लास्ट जो भी सर्वे हुआ था उसमें कौन कौन से पर्सन ऐसे थे जिनको डिजीज़ थी या कोई पर्टिकुलर डिजीज़ थी। तो ये सारा कुछ आप स्टैटिकल व्यू कहाँ से लेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी से लेंगे। प्रीवियस जो भी वहाँ पर सर्वे हुआ था उससे आप एक स्टैटिकल व्यू लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपको अलॉट हुआ है और ये एरिया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इतना इतना है, यहाँ तक फैला हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने पर्सन जो है वो रहते हैं, ठीक है, इतनी कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं और इतने पर्सन जो है वो पूरे पॉजिटिव हेल्थ के साथ हैं या नेगेटिव हेल्थ के साथ है। ये सारा कुछ स्टैटिकल डेटा आपको क्या करता है, ये फाइंडिंग्स जो है आपको क्लू प्रोवाइड करती है, एक संकेत प्रोवाइड करती है ताकि आप उस पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव डेटा को आपके लेटेस्ट डेटा के साथ एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो ये है अपना एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट है अपना ये स्टडी जो है एनालिटिकल स्टडी या सर्चिंग जो स्टडी है, ये दो टाइप से आप पढ़ेंगे, कोवर्ट स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या कोवर्ट स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एनालिटिकल मेथड के रिगार्डिंग टू टाइप से हम इसको डिस्कस करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी, ये परमानेंट मेथड है, किसी भी केस को या किसी भी डिजीज़ की स्टडी करने के लिए आप एक पर्टिकुलर ग्रुप पर स्टडी करने के लिए केस कंट्रोल स्टडी करेंगे, परमानेंट मेथड एंड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स इसमें आउटकम क्या आएगा, पहले आएगा। कोवर्ट स्टडी, कोवर्ट का मीन्स यहाँ पे कोवर्ट से आप समझ सकते हैं एक ग्रुप है, ठीक है। कोवर्ट मीन्स एक ग्रुप स्टडी है, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी, इस मेथड के थ्रू आप समझते हैं, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस कंट्रोल स्टडी के अंदर अपन क्या करेंगे, एक कोवर्ट ग्रुप को लेंगे जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले लिया आपने जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ से क्या है, अफेक्टेड है। जैसे कि बात करें अपन लंग कैंसर आज आर कंपेयर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट ऑफ केसेस बट दे आर फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। ऐसे केस कंट्रोल स्टडी को आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कोवर्ट ग्रुप है या कोवर्ट है या ग्रुप है जो कि क्या करता है, रेगुलरली स्मोकिंग करता है, ठीक है। एक ऐसे ग्रुप को आपने ले लिया है जो क्या कर रहा है, रेगुलरली किसी रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में है, रेगुलरली वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन क्या है, उन पर्सन्स में से कई सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया। तो लंग कैंसर आर कंपेयर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक टू दैट ऑफ केसेस बट दे आर फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक ऐसा कोवर्ट बनाया, एक ग्रुप बनाया था, उस पर उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने देखा कि एक स्मोकिंग क्राइटेरिया उन्होंने लिया है, तो कोई भी पर्सन 10 to 15 सिगरेट पर डे अगर स्मोक करता है, ठीक है, तो उसको 15 to 20% चांसेस होते हैं 20 ईयर्स में कैंसर होने के, ठीक है। तो सभी पर्सन्स को तो कैंसर नहीं हो रहा है, सिर्फ 15 से 20% को कैंसर हो रहा है। तो उन्होंने देखा केस कंट्रोल स्टडी के अंदर कि सभी पर्सन तो जो क्या है वो रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में थे, रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में तो सभी थे, मीन्स स्मोकिंग तो सारे पर्सन कर रहे थे, लेकिन किसी की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी थी, किसी की इम्यूनिटी जो है वो लोअर थी।
तो उसके रिगार्डिंग कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि लंग कैंसर के साथ वहाँ पर देखने को मिले। उन्होंने क्या किया, उन लंग कैंसर वाले पेशेंट को कंपेयर किया वो स्मोकिंग जो कि रिस्क फैक्टर्स जो कंजप्शन कर रहे थे उन सभी पर्सनस के साथ, ठीक है, और देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनकी क्या है, सेम है। मीन्स स्मोकिंग तो वो भी कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम। उनके अंदर कोई लंग कैंसर नहीं है, कोई किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनके सेम है, लेकिन उनके केस कंट्रोल स्टडी के अंदर आप देखते हैं कि सभी जो पर्सन थे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप के, वो सभी स्मोकिंग कर रहे थे लेकिन सभी को डिजीज़ नहीं हुई। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है उन्हीं को डिजीज़ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कोवर्ट स्टडी, इफ कोवर्ट स्टडी इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल। अब कोवर्ट स्टडी या एक ग्रुप के अंदर अपन क्या करते हैं, एक कोवर्ट को लेते हैं या ग्रुप को लेते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम, सर्टेन ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पीपल एट अ सर्टेन टाइम शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस। एक पर्टिकुलर टाइम पर, सेम ईयर पर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे एक ग्रुप को आप स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि पीपल बॉर्न ऑन द सेम वे, पीपल बॉर्न ऑन द सेम वे, जैसे वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू कोई भी ग्रुप जो है वो डिलीवर हुआ है ना, चिल्ड्रंस का ग्रुप जो है वो डिलीवर हुआ है, किस किस के कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, है ना, डिजीज डिलीवरी से रिलेटेड वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे अकर हुए हैं क्या, तो ऐसा ग्रुप आप लेते हैं जो कि वेजाइनल डिलीवरी के साथ है फॉर द सेम ईयर, ठीक है। उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर एक आपने स्टैटिस्टिकल डेटा जो कलेक्ट किया है कि किसी भी एक लास्ट आपने एक मेंशन कर लिया कि इस पर्टिकुलर मंथ में इतने पर्सन या इतने चिल्ड्रन जो है वो वेजाइनल डिलीवरी के साथ है या बोर्न हुए हैं सेम ईयर में, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर हो सकता है। कपल मैरिड इन द सेम ईयर, जो कपल्स थे जो कि सेम ईयर में उन्होंने इनकी मैरिड हुई थी। पीपल्स विद द सेम ऑक्यूपेशन, सारे पीपल जो है सेम ऑक्यूपेशन के साथ है। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारा के सारे अलग अलग ग्रुप आप कलेक्ट करते हैं और ग्रुप में आप देखते हैं, जैसे मैरिज के ग्रुप में आप देखते हैं कि उनकी काउंसलिंग देखते हैं, उनके अंदर देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में या कोई कम्युनिटी में जो है वो कोई ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम तो वहाँ पर अकर नहीं हुई है। पीपल विद सेम ऑक्यूपेशन के साथ, जैसे कि अपन बात करें माइंस में जो वर्कर काम करते हैं, कई सारे पर्सन्स ऐसे हैं जिनको सिलिकोसिस या लंग कैंसर, ऐसे कई सारी डिजीजेज जो है वो देखने को मिल सकती है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जिसको आप ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स भी बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स के पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से पीपल जो हैं उनको वो प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, ये सारा कुछ अपन कोहॉर्ट स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे।